हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई वेलकम यू ऑल टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल लीड गेट। सो आपका इस मेगा मैराथन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी मेगा मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग बेटा कई सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस होते हैं। सो इस पूरे मैराथन क्लास को बहुत बढ़िया से देखिएगा ताकि आप कुछ सीख सकें, नए कॉन्सेप्ट सीख सकें और आप अपने एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो शुरू करते हैं अपना क्लास। लेट्स क्रैक गेट ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस की, जिसमें पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। और अब तो मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ाने लगा हूं, तो आप मेरी क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं और भी बाकी टॉप एजुकेटर्स की क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है और यहीं पर आपको सारी बढ़िया क्लासेस मिलेंगी। बात करते हैं बेटा। अभी तक अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है बेटा मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी और मैं जेएमआई न्यू दिल्ली का एल्यूमिनी हूं। लगातार 4 साल से गेट को क्वालिफाई कर रहा हूं। 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया जिन्होंने अलग अलग एग्जाम सीरीज में AIR रैंक 1 हासिल करी है। जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आरसीसी प्लस स्टील ये पढ़ाता हूं। आप में से किसी को भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल बाय सिद्दीकी सर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी तो फटाफट जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, मेरी जितनी भी बेटा प्लस क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी अनअकैडमी की ऐप पर ही होती है। और ये सारी क्लासेस आप अगर लेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि एक इंटरैक्टिव क्लासेस चलती है। वहां पर बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, आप अपने पोल्स पे आंसर भी कर सकते हैं। इसलिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। चलिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, आपकी स्टडी ट्रैक की जाती है। साथ ही साथ आपको बेटा क्या मिलता है? क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता है। मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मतलब गेट और ईएससी की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की होती है विद द हेल्प ऑफ ए पर्सनल कोच। ओके, ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। इनके अलावा मैं और बहुत सारे और भी टॉप एजुकेटर्स जिनकी मदद से आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच के फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लस का ग्रुप बनाया है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन जो है आपको गाइडेंस भी मिलेगी। उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। आगे बात करते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चे एक साल की जो फीस है वो 5500 रुपीज है और सॉरी एक मंथ की जो फीस है वो 5500 रुपीज है और 24 मंथ्स की जो फीस है वो 44,000 रुपीज है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रेफरल कोड ES001 तो आपको बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट ए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी शेयर में ले सकते हैं, कॉइन्स को कैसे यूज करें और मैक्सिमम और कैसे डिस्काउंट आप 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं, अगर आपको जो है और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप बेटा सिविल बाय सिद्दीकी सर इस पर आप टेलीग्राम सर्च करिएगा। सिविल बाय सिद्दीकी सर आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा 1200-1300 सब्सक्राइबर वाला, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मुझे मैसेज कर लीजिएगा या अनअकैडमी की ऐप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 प्लान में अवेलेबल है, 1 साल और 2 साल है ना। 2 साल की फीस लगभग 74,000 या लगभग ये जो फीस है वो आपकी 72,000 के करीब है। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 1 साल का लेते हैं, दोनों में आपको बेटा मिनिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
मैक्सिमम आपको और ज्यादा भी मिल सकता है। उसके लिए आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या अनअकैडमी की ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप अनअकैडमी का कॉम्बैट देते हैं जो कि हर एक संडे होता है सुबह 11 बजे, है ना, वीक में हर संडे होता है सुबह 11 बजे, इंडिया का लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन है। 60 मिनट का ये गेट प्रिपरेशन का टेस्ट होता है, जहां पर आप ओरिजिनल गेट क्वेश्चन के साथ आप चैलेंज करते हैं जो कि बेस्ट एजुकेटर के साथ बनाए गए, है ना। आप उस टेस्ट को लाइव देते हैं, सुपर फास्ट एंड ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग बनती है, और साथ ही साथ आप अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करने के लिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएसआईटी, हर जगह ये वैलिड है। रजिस्टर करने के लिए आप फ्रीली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप खोलिए और वहां टेस्ट सेक्शन में जाकर आप अनअकैडमी कॉम्बैट देखिएगा और अनअकैडमी कॉम्बैट को रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर कोड पूछें तो आप कोड यूज कर लीजिएगा ES001, तो आपको बेटा इस कॉम्बैट की एक्सेस मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट से थर्ड रैंक लेकर आते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का। अगर आपकी रैंक 4 से 10 आती है तो आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, जो भी टेन्यूर आप चूज करना चाहें। इसी तरीके से अगर आपकी रैंक 11 से 50 आती है तो जिस भी टेन्यूर का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप बेटा आपकी रैंक 51 से लेकर 100 आती है तो आप कोई भी टेन्यूर का सब्सक्रिप्शन लें, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर हो रही बात? विनर्स कैन चूज फ्रॉम 6 मंथ्स, 12 मंथ, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स गेट एंड ESC प्लस सब्सक्रिप्शन। आप जो है इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6, 12, 18, 24, इन पर ये कॉम्बैट का डिस्काउंट एप्लीकेबल है। ओके, एक और बम्पर ऑफर है। वो बम्पर ऑफर ये है कि अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। यस, इसके लिए आप कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सिविल, आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, आप कहीं से भी हैं, है ना, आप सिविल बाय सिद्दीकी सर के चैनल को क्या करिएगा, जो चाहे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, हर जगह ये वैलिड है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। सिविल बाय सिद्दीकी सर मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारी आपको बता दूंगा कैसे करना है। साथ ही साथ आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक बेहतरीन जो है डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ES001। साथ ही साथ आपको मैं अपने पर्सनल प्लस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जहां पर बच्चों को गाइडेंस की दी जाती है कि कैसे उन्हें अपनी तैयारी करनी है। तब तक उस ग्रुप में आप रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक कोड को यूज करने के, तो इसलिए जो है जरूर कोड यूज करिए और साथ ही साथ मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा कोड यूज करने से पहले, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। ES001 कोड है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एक और इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि अगर आपका कोई मित्र, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, कोई भी अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, वी आर नॉट एक्सपर्टीज इन गेट ESC। हमने अपनी जो विंग्स हैं, हमने जो अपने हाथ फैला रखे हैं वो हर एक कैटेगरी में फैला रखे हैं और हर एक कैटेगरी में हम बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने एक मिसाल कायम कर दी है इस हिंदुस्तान में, सीरियसली बता रहा हूं कि पिछले लास्ट कुछ सालों से अनअकैडमी ने जो लीगेसी पूरे इंडिया में एजुकेशन फील्ड में डेवलप करी है, उसकी मिसाल जो है आने वाला वक्त, उसका इतिहास आने वाला वक्त लिखा जाएगा। तो अगर आप गेट ESC के एस्पिरेंट हो, आपका कोई रिलेटिव MPSC, MPPSC, IIT JEE या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किसी के भी आप एस्पिरेंट हैं, आप, मेरा कोड हर जगह वैलिड है। अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो मेरे से संपर्क करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या और बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन से एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा। तो आई हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च इन अदर कैटेगरी एज वेल, तो मेरा कोड आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको गाइडेंस मिलेगी एजुकेटर से। मैं आपको डायरेक्ट एजुकेटर के ग्रुप्स में ऐड करवा दूंगा। तो इसलिए जो है आप सिविल बाय सिद्दीकी सर का जो चैनल है ब्रह्मास्त्र है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप इस चैनल को मैसेज जरूर करिएगा, चाहे वो डिस्काउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो नोट से रिलेटेड हो, चाहे वो अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो शेयरिंग में कैसे लेते हैं उसका इश्यूज है, तो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस लाइफ में एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे। एक बार मुंह तो खोलिए बेटा, एक बार अपने दिल की बात तो बोलिए, है ना। आप अपने एजुकेटर्स को जब अपने दिल की बात बोलते हैं कि सर मेरे साथ ये इशू है, ये इशू है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं, तो आप बेटा एजुकेटर जो है आपको कहीं ना कहीं से अनअकैडमी
कहीं ना कहीं से आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता ही करता है। अच्छे स्टूडेंट के लिए कॉम्बैट शुरू किया है हम लोगों ने, जहां पर आप बेटा टॉप रैंक 1 2 3 लाकर 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर, अगर हम फीस ले रहे हैं अगर प्लस और आइकॉनिक में, तो हम लोग बेटा क्या मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन और साथ ही साथ वी आर डूइंग द सोशल वर्क एज वेल। तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल मन से तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी इश्यूज हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, अनएथिकल वेज में नहीं जाना, एथिकल तरीके से अपनी तैयारी करनी है और बहुत अच्छा ग्रो करना है और सिलेक्शन देना है। ठीक हो रही बात? चलिए शुरू करते हैं हम अपना मेगा मैराथन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, expected questions of civil engineering for HPCL, engineering services, UPC, UPPCL, RSME and other state AE and JEE examination। अभी तक आपने अगर सिविल बाई सिद्दीकी सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बेटा, यहां पर कह रहा है टू बार्स A and B are made up of same material and having the same length subjected to the same tensile forces. If the diameter of the bar A is half of that of B, then the elongation in the A is equal to। तो आपको पता है बेटा, अगर आपको याद हो कि आपका जो इलोंगेशन होता है PL अपॉन ए, इलोंगेशन होता है PL अपॉन ए। अगर मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, अगर लोड सेम है तो P सेम है, लेंथ सेम है तो L सेम है, तो सब कुछ तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो डेल्टा हो जाएगा, सब कुछ कांस्टेंट है, सो सब कुछ कांस्टेंट है, तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको निकालना डेल्टा ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ बी, डेल्टा ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ बी। एरिया ऑफ बी कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। डायमीटर ऑफ बी कितना है? कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ द बी, तो मैंने मान लिया बी की डायमीटर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर पाई बाई 4 और उसकी डायमीटर है डी बाई 2, हाफ ए की डायमीटर, तो ये हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 से पाई बाई स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो डिफ्लेक्शन इन ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिफ्लेक्शन इन बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में जो डिफ्लेक्शन होगा बेटा वो कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ इलोंगेशन इन बी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फ्री एट, बहुत सारे सवाल करेंगे हम, है ना, बहुत सारे सवाल करेंगे मैराथन में, बहुत लंबा मैराथन चलेगा, कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। सो इफ ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फ्री एट बोथ द एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, if the temperature of if the coefficient of thermal expansion alpha is this and then the thermal stress induced in the bar is। तो देखो आपसे ये क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल का जो उत्तर है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फ्री एट बोथ द एंड्स, यहां पर एक बार है एंड इट इज फ्री एट बोथ द एंड्स। इट इस एंड पर भी फ्री है, इस एंड पर भी फ्री है, फ्रीली रखी हुई है। तो अगर आप टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बार है वो फ्रीली क्या हो जाएगी? ये बार है फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगी, ये बार फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगी। एल अल्फा डेल्टा टी इसके अंदर स्ट्रेन्स डेवलप हो जाएंगे। क्या इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? स्ट्रेसेस क्या होते हैं? दे आर द रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। लेकिन जब यहां पर आपने रिस्ट्रेंट ही नहीं किया है, जब इसको फैलने से कोई रोक ही नहीं रहा है, जब ये एक्सपेंड होना चाहती है, इसको कोई रोक ही नहीं रहा है, इसको कोई प्रतिरोध ही नहीं दे रहा है, जब इसको रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, तो कोई स्ट्रेस डेवलप होंगे? नहीं डेवलप होंगे। यहां पर बेटा फ्री बॉडी डिफॉर्मेशंस हो जाएंगे, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, तो आपके कोई भी आपके यहां पर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। तो यहां पर लिख देंगे एज द बॉडी is free to as the body is free to expand as the body is free to expand as the body is free to expand as the body is free to expand, hence there is no restraint
hence there is no restraint, there is no restraint, hence there is no restraint, so so there won't be, so there won't be, so there won't be any stresses, so there won't be any stresses develop, there won't be any stresses develop in the bar, इस बार के अंदर आपके कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इस क्वेश्चन का सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड वुड बी सी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं जरा इस सवाल को। कह रहा है इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ ए प्रिस्मेटिक बार आर डबल्ड, if all the dimensions of the prismatic bar are doubled, then the maximum stress induced under its weight is। तो बेटा मैक्सिमम स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब वेट मैक्सिमम होगा। वेट मैक्सिमम कब होगा? जब फ्री पॉइंट पर आप, फ्री एंड पर आप स्ट्रेस निकालेंगे। तो फ्री एंड पर जब आप स्ट्रेस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वेट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेट कितना होगा? वेट होगा आपका यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा लेंथ into breadth multiply LBH, length breadth into height divided by area of cross section। क्या होगा? breadth multiplied by, तो B into H से B into H कट जाएगा, तो इनिशियल स्ट्रेस क्या मिलेगा? गामा मल्टीप्लाइड बाई L। अब ये बोल रहा है कि सारी की सारी डायमेंशंस को इसने क्या कर दिया है? डबल कर दिया। मतलब जो L डैश है वो 2L हो गया, जो आपका B डैश है वो 2B हो गया, जो आपका H डैश है वो आपका 2H हो गया। तो अगर आप स्ट्रेस निकालेंगे नया सिग्मा डैश, तो वो क्या होगा? नया वेट W डैश डिवाइडेड बाई नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश। तो W डैश होगा गामा, गामा यूनिट वेट तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना होगा? 2L मल्टीप्लाइड बाई 2B मल्टीप्लाइड बाई 2H। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा आपका 2B मल्टीप्लाइड बाई 2H। तो इससे 2B से ये कट जाएगा, तो सिग्मा डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू एल। और गामा इंटू एल क्या है? दिस गामा इंटू एल इज नथिंग बट सिग्मा। तो सिग्मा डैश की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। इसका मतलब यह है कि जब आप सारी डायमेंशंस को डबल कर देते हैं, याद भी रखना है इसे बेटा, बार बार सॉल्व करने का समय नहीं होगा एग्जाम में आपके पास। तो अगर आप सारी की सारी डायमेंशंस को डबल कर देते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है अंडर इस सेल वेट, वो बेटा इंक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। The correct answer of question number 3 would be B। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए तो सवाल क्या है आपका, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है ए बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 2D to D if the extension of bar is calculated by treating it as a bar of average diameter, then the percentage error will be। याद रखना है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, 11.11% आंसर आता है। लेकिन अभी यहां पर हम इसको प्रूव भी करा देते हैं। कह रहा है एक टेपर्ड बार है, देयर इज ए टेपर्ड बार, so there is a tapered bar, this is a tapered bar, very good। तो ये हमारी एक टेपर्ड बार है, और इस टेपर्ड बार की जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ टेपर्ड बार इज चेंजिंग फ्रॉम, द डायमीटर ऑफ टेपर्ड बार इज चेंजिंग फ्रॉम 2D, यहां पर डायमीटर कितनी है? 2D, और यहां पर डायमीटर है आपकी D। तो कह रहा है बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 2D to D इफ द एक्सटेंशन ऑफ द बार, इस पर आपने कोई लोड लगाया, तो इट इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ P, इट इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ P। तो जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो कह रहा है कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, एक्चुअल डिफॉर्मेशन होगा।
कह रहा है कि इसके डिफॉर्मेशन को इन्होंने अप्रोक्सीमेटली करेक्ट किया बाय assuming the tapered bar to be a circular bar of constant cross section of diameter average diameter, है ना। और एवरेज डायमीटर निकालेंगे तो डी एवरेज कितना आएगा। इन्होंने इस टेपर्ड बार को क्या मान लिया, एक सर्कुलर बार मान लिया जिसकी डायमीटर है एवरेज डायमीटर के बराबर, मतलब डी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी, मतलब डी से थोड़ी ज्यादा और 2d से थोड़ी कम, डी 2d से थोड़ी कम और d से थोड़ी ज्यादा। मतलब अगर आप यहां पर बनाना चाहें तो इसका मतलब आपने क्या मान लिया, आपने बेसिकली इसको जो मान लिया, वो सर्कुलर मान लिया। आपने इसको कैसा मान लिया, आपने इसको सर्कुलर मान लिया जिसकी डायमीटर है 1.5 टाइम्स ऑफ डी। और लोड क्या लग रहा है इस पे, लोड अभी भी पी लग रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट ही मारा आपने, ये क्या माना, अप्रोक्सीमेटली माना, जिसकी डायमीटर है 1.5 टाइम्स ऑफ डी, जिसकी डायमीटर है आपकी 1.5 टाइम्स ऑफ डी। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ अगर आप अप्रोक्सीमेटली ये मान लेंगे तो कितना एरर आएगा। डायरेक्ट याद रखना 11% आता है, फिर भी सॉल्व कर लेते। तो अगर एक्चुअल डिफॉर्मेशन निकालेंगे तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन कितनी आएगी, टेपर्ड बार के लिए डिफॉर्मेशन कितनी होती है, PL अपॉन पाई बाई 4 D1 multiplied by D2 into E, P by 4 D1 multiplied by D2 multiplied by E। तो ये हो गया आपका P into L डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, D1 कितना है D, D2 है 2D, तो ये हो गया आपका 2D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E। अगर आप दूसरा निकालेंगे जो कि अप्रोक्सीमेट एलोंगेशन है, वो क्या होगा, PL अपॉन पाई बाई 4 इंटू 1.5 इंटू डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई। तो अगर हम एरर निकालेंगे, व्हाट इज द एरर इन डिफॉर्मेशन, एरर इन इलोंगेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1, 1 माइनस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1 माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका PL अपॉन पाई बाई 4 इंटू 2.25 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू PL अपॉन पाई बाई 4 इंटू 2D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई। और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो यहां से जब एरर इन डेल्टा निकालेंगे, एरर इन इलोंगेशन और डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2.25 नीचे होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2.25 और मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरर इन डिफ्लेक्शन आएगा, एरर इन इलोंगेशन आएगा, एवरेज एज्यूम मानने के कारण वो एरर आएगा आपका कितना, 11.11%। द एरर इन इलोंगेशन विल कम्स आउट टू बी 11.11%। क्लियर हो रही बात। तो यहां पर सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है आपका बेटा ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। याद रखिएगा कि जो एरर आता है टेपर्ड सेक्शन में वो आता है 11.11%। बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ द क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, कह रहा है इफ द young modulus of elasticity of a material is twice its modulus of rigidity, then the Poisson's ratio of the material is। तो आपको ये बात पता होगी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन होता है। एज वी नो, हमें ये बात पता है कि बेटा जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और 1 प्लस म्यू, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 प्लस म्यू। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। तो
तो यहां पर कोई ऑप्शन है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी म्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, कह रहा है इफ E is the young modulus of elasticity of the material, then what will be the minimum bulk value of the bulk modulus। तो जैसे आपने पढ़ा ये फॉर्मूला, दैट इज E is equal to 2G 1 plus mu। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का भी होता है, E is equal to 3 times of K 1 minus 2 times of mu। तो आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, वो भी मिनिमम। तो यहां से K की वैल्यू, बल्क मॉडुलस की वैल्यू की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई 3 1 minus 2 म्यू, ये हो गई क्या। तो बल्क मॉडुलस मिनिमम कब होगा, बल्क मॉडुलस बेटा मिनिमम जब होगा जब ये 1 minus 2 म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 minus 2 म्यू की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। व्हेन द वैल्यू 1 minus 2 म्यू इज मैक्सिमम। और 1 minus 2 म्यू मैक्सिमम कब होगा, 1 minus 2 म्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इस म्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, म्यू की वैल्यू मिनिमम। क्योंकि अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब म्यू की वैल्यू होगी मिनिमम, और म्यू की वैल्यू मिनिमम होती है 0, 0 यहां पर पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 1, यहां पर पुट कर देंगे तो K बल्क मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी E/3। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आप मैक्सिमम K की वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम K, मैक्सिमम K के लिए म्यू की वैल्यू, मैक्सिमम K के लिए डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। जब यहां पर रखेंगे आप, तो जब यहां पे रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम K की वैल्यू आपकी आ जाएगी इंफिनिटी। ठीक है, तो 0.51, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी E/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा था रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड दैट ऑफ द प्रिस्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ। तो अगर आप कोनिकल बार ले रहे हैं तो कोनिकल बार में अगर हम बेटा डिफॉर्मेशन निकालेंगे उसके सेल्फ वेट के कारण, तो फॉर्मूला आता है बेटा गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। और अगर आप एक प्रिस्मेटिक बार लेंगे तो प्रिस्मेटिक बार में अगर आप इलोंगेशन निकालेंगे तब जो डिफॉर्मेशन आता है वो आता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो अगर आप डिवाइड करेंगे कोनिकल डिवाइडेड बाय प्रिस्मेटिक और दोनों की लेंथ सेम है, दैट इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e डिवाइडेड बाय गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो यहां से e से e कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, इससे e कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/3। तो 7th का आंसर हो जाएगा ए। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 वुड बी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लें। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा पिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट से आपको एक सही ऑप्शन पिक करना है। पहला है ए डक्टाइल मटेरियल हैज ए लार्ज प्लास्टिक जोन। एक जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के अंदर डिफॉर्म होने की क्षमता होती है। तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, ये बात पूरी तरीके से सही है। ब्रिटल मटेरियल के अंदर बेटा डिफॉर्म होने की क्षमता नहीं होती, तो ब्रिटल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी भी नहीं होती है, कोई भी प्लास्टिक जोन आपका नहीं होता है। एक रिजिड मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती है, रिजिड मटेरियल के ना तो अंदर इलास्टिसिटी है, जब इलास्टिसिटी नहीं है तो प्लास्टिसिटी भी नहीं होगी। समझ आ रही बात, मतलब रिजिड मटेरियल तो डिफॉर्म भी नहीं हो सकता, ना तो बेटा इलास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है, ना प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है, ना तो टेम्पररी डिफॉर्म होगा, ना परमानेंटली डिफॉर्म होगा। तो रिजिड मटेरियल के अंदर कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं होगा, ये बात भी आपकी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, कंटिन्यूअस मैराथन चलेगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको पसंद आएंगी और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए पूरे सेशन को देखिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू। हम जो बीम पढ़ते हैं दिस इज बेसिकली ए बीम। तो इस ये जो बीम है इट इज बेसिकली ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज जनरली सब्जेक्टेड टू व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस। इट इज ए बीम, this is a beam
and this is basically a structural member which is subjected to a load perpendicular to the axis, that is called as transverse load. तो बीम के अंदर जो मेनली जो फोर्स लगता है वो ट्रांसवर्स फोर्स लगता है, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। मेनली ट्रांसवर्स लोडिंग आपकी बीम के अंदर सब्जेक्ट होती है, इसीलिए उसको हम बीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है एज सून एज द एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन in the perfectly elastic body are withdrawn, the elastic deformation disappears। कह रहा है कि अगर आप किसी perfectly elastic body का मतलब क्या होता है कि the body which regain its shape under the removal of load, जैसे ही आप लोड एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो उन एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो भी डिफॉर्मेशंस हुए हैं उन डिफॉर्मेशंस को वो क्या करती है, उन डिफॉर्मेशंस को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा देती है ना। ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल लोड लगाया तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन हुआ, जैसी लोड हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाएगा। रबर को एक्सटेंड किया, जैसे आप छोड़ोगे वो अपनी पोजीशन में अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो कह रहा है कि एज सून एज द एक्सटर्नल फोर्सेस causing the deformation in the perfectly elastic body is withdrawn, the elastic deformation disappears only partially। गलत बात है, only partially तब होता जब आपका मटेरियल बेटा perfectly elastic नहीं होता। completely over a prolonged period of time, कह रहा है कि आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, कंप्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट तरफ, मूव करते हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बिटुमिनस मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बिटुमिनस मिक्स having a maximum theoretical specific gravity of 2.5, the bitumen content is 7% by weight of the mix and the specific gravity is 1। what is the specific gravity of combined aggregates? तो जो भी आपके एग्रीगेट्स हैं और जो भी आपका बिटुमिन है, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद आपको एक मिक्स मिला, दैट इज कॉल्ड एज बिटुमिनस मिक्स। और उस बिटुमिनस मिक्स की आपको थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.5। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, जैसे मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालेंगे तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वो क्या होती है, उस सब्सटेंस का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। उस सब्सटेंस का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस मिक्स का अगर यूनिट वेट लिखेंगे तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस क्या है, मिक्स, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्स मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो यहां से जी ऑफ मिक्स कितना आ जाएगा, जी ऑफ मिक्स आ जाएगा, मिक्स है, बिटुमिनस मिक्स है, इसमें किस किस का वेट होगा, एक तो होगा वेट आपका बिटुमिन का, प्लस दूसरा वेट किसका होगा, एग्रीगेट का, और वॉल्यूम किस किस का होगा, एक तो वॉल्यूम होगा आपका किसका, एक तो वॉल्यूम होगा आपका बिटुमिन का, दूसरा वॉल्यूम होगा आपका एग्रीगेट्स का, और मल्टीप्लाइड बाय क्या, गामा डब्ल्यू। अगर आपको पता हो तो आपको पता है कि किसी का भी यूनिट वेट अगर लिखना है, जैसे यूनिट वेट ऑफ बिटुमिन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ द बिटुमिन, जो कि आपको पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बिटुमिन डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द बिटुमिन। इसी तरीके से गामा ऑफ एग्रीगेट लिखेंगे तो वेट ऑफ द एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, यही लिखेंगे। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द एग्रीगेट डिवाइडेड बाय गामा ऑफ द एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट को रिप्लेस कर दीजिए,
दैट इज वेट ऑफ बिटुमेन प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन, क्या हो जाएगा वेट ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाई गामा ऑफ बिटुमेन, ठीक है, प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एग्रीगेट, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, मल्टीप्लाइड में है गामा डब्ल्यू। अब इस गामा डब्ल्यू को आप कहां लेके जा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं। जब आप नीचे लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ मिक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बिटुमेन प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई, देखो अगर आप नीचे लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा वेट ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाई गामा ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, और प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एग्रीगेट और डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बन गया यूनिट वेट ऑफ बिटुमेन, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन। ये क्या बन गया, ये बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला जो कि आपको डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा दिया जाता है, वेट ऑफ बिटुमेन प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाई जी ऑफ बिटुमेन प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई जी ऑफ एग्रीगेट। यही तो पढ़ते होंगे आप। अब देखो आपसे क्या बोल रखा है, जी ऑफ मिक्स आपको दे रखा है, तो आपको वेट ऑफ बिटुमेन कितना दे रखा है, कह रहा था बिटुमेन कंटेंट इज 7% बाई वेट, बिटुमेन कंटेंट इज 7%, तो ये अगर 7 है तो वेट ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ बिटुमेन हो गया 7 और बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 प्लस वेट ऑफ एग्रीगेट हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एग्रीगेट आपको निकालना है, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो निकालना है, और ये किसके बराबर है, मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 93 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 2.5। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 93 जी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 140, तो ये हो गया 93 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 33। तो यहां से जी ऑफ एग्रीगेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93 डिवाइडेड बाई 33। तो बताइए कितनी आ रही है जी ऑफ एग्रीगेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एग्रीगेट, 93 डिवाइडेड बाई 33, तो जी ऑफ एग्रीगेट्स कम्स आउट टू बी 2.818। 2.818 इज द जी ऑफ एग्रीगेट्स। तो जो भी एग्रीगेट्स हैं उनका कंबाइंड जो एग्रीगेट, मैंने मान लिया सारे के सारे एग्रीगेट को एक कंबाइंड का एग्रीगेट मान लिया, छोटे बड़े जो भी थे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 2.818। तो यहां पर कोई ऑप्शन है क्या, यस यहां पर एक ऑप्शन है। तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूला आता कहां से। अगर आपको बेटा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हो तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, यहां से शुरुआत करनी है। ये यहां तक ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला जो रेड फॉर्म में लिखा है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता होता है। इसमें वैल्यू डालो, इतनी कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा आपका, इतनी सी कैलकुलेशन करनी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कर्व्स इज मोस्टली यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में जो हम ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं, दैट ट्रांजिशन कर्व इज क्यूबिक स्पाइरल। आप याद रखेंगे, द क्यूबिक स्पाइरल इज बेसिकली द कर्व विच इज यूज्ड इन द इंडियन रेलवेज। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द चेन सर्वेइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला पॉइंट है व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज मोर देन द एक्चुअल और ट्रू लेंथ द एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव। पहली बात क्या बोल रहा है, अगर आपको याद हो बेटा एरर क्या होता है, इफ वी नो एरर होता है आपका, एरर होता है जो आपने वैल्यू ग्राउंड में मेजर करी माइनस जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच ट्रू वैल्यू है। तो अगर मेजर्ड वैल्यू पहले केस में बोल रहा है, पहले स्टेट में कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, तो एरर कैसा मिलेगा बताओ, एरर कैसा मिलेगा पॉजिटिव। तो यानी ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर क्या बोल रहा है,
पॉजिटिव एरर अकर्स व्हेन द चेन इज टू शॉर्ट, अगर चेन टू शॉर्ट होगी। दूसरी बात करते हैं, इफ द चेन इज टू शॉर्ट, इफ चेन इज टू शॉर्ट, तो मेजरमेंट के दौरान जो चेन की लेंथ होगी वो मैंने मान ली m है, और करेक्टेड चेन की लेंथ है आपकी स्मॉल c। तो चेन इज टू शॉर्ट, तो m की वैल्यू किससे कम होगी, स्मॉल m की वैल्यू स्मॉल c से कम होगी। तो आप इससे जब मेजरमेंट करेंगे तो क्या मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड चेन लेंथ इज इक्वल टू करेक्टेड लेंथ मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाई करेक्टेड चेन लेंथ। तो यहां से बेटा आपकी जो मेजर्ड लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी करेक्टेड लेंथ मल्टीप्लाइड बाई सी बाई एम। तो आप देख रहे हैं एम सी से कम है, मतलब सी एम से ज्यादा है। जब सी एम से ज्यादा होगा तो मेजर्ड लेंथ या करेक्टेड लेंथ से ज्यादा होगी। जब मेजर्ड लेंथ करेक्टेड लेंथ से ज्यादा होगी तो एरर कैसा होगा, एरर इज पॉजिटिव। तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर चेन टू शॉर्ट है तो एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात सही है, पॉजिटिव एरर्स विल अकर व्हेन द चेन इज टू शॉर्ट। तीसरी बात देखते हैं, कह रहा इलोंगेशन ऑफ द लिंक्स ड्यू टू द हैवी पुल रिजल्ट इन द पॉजिटिव एरर। तीसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप हैवी पुल्स लगाएंगे तो लिंक्स के अंदर इलोंगेशन आ जाएगा। व्हेन द इलोंगेशन विल कम, व्हेन द इलोंगेशन विल कम, व्हेन द इलोंगेशन विल कम, जब इलोंगेशन बेटा आएगा, जब इलोंगेशन आएगा तो चेन टू शॉर्ट नहीं हो जाएगी। व्हेन द इलोंगेशन विल कम then chain is too long, चेन शॉर्ट नहीं होगी, अब टू लॉन्ग होगी। जब कितनी भी टू लॉन्ग हो सकती है, जब टू लॉन्ग होगी तो जब टू लॉन्ग होगी तो मेजरमेंट के दौरान जो चेन की लेंथ है दैट इज स्मॉल एम, क्या बेटा स्मॉल सी से ज्यादा होगा। स्मॉल एम किससे ज्यादा होगा, स्मॉल सी से ज्यादा होगा। तो आप क्या लगाएंगे, स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल सी। तो जब आपका स्मॉल एम ज्यादा है तो यहां पर इधर लेकर जाएंगे तो मेजर्ड लेंथ क्या मिलेगी, करेक्टेड लेंथ से कम मिलेगी। तो आपको जो एरर मिलेगा, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एरर मिलेगा नेगेटिव। तो जब चेन टू लॉन्ग होती है तो एरर होता है नेगेटिव, जब चेन टू शॉर्ट होती है तो एरर होता है पॉजिटिव। तो यानी जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला और दूसरा करेक्ट है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, गलत बात है। ओनली 3 इज इनकरेक्ट है, यही बात सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, कह रहा है इन ए ब्रेकिंग टेस्ट ए व्हीकल वाज स्टॉप्ड एट ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 3 सेकेंड्स। द एवरेज वैल्यू ऑफ स्किड रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर एक व्हीकल है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये आपका व्हीकल है और ये व्हीकल आपका ग्राउंड सरफेस पर, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और ये व्हीकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था और इस पर क्या किया, ब्रेक्स लगाए, रिटार्डेशन हुआ जिसके कारण इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और ये बेटा स्टॉप होने से पहले इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बिफोर स्टॉपिंग इसने जो डिस्टेंस कवर करी, स्टॉप होने से पहले इसने बेटा जो डिस्टेंस कवर करी वो डिस्टेंस कवर करी 8 मीटर। कितने समय में कवर करी, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। कितने समय में कवर करी, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो आपको स्किड रेजिस्टेंस निकालना है। स्किड रेजिस्टेंस क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू a अपॉन g। तो आपको अगर रिटार्डेशन मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब रिटार्डेशन कैसे लगाएंगे, पहले आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, पहली इक्वेशन आप लगा सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तो माइनस u, और एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन, माइनस a मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, 3, तो इससे ये कट जाएगा। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a। इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a। फिर आप दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है
तो ये हो गया माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए एस, माइनस से माइनस कट गया। यू की वैल्यू बेटा आपकी 3 है, तो ये हो जाएगी 9a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए से ए कट गया, तो यहां से अगर a निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, s की वैल्यू बेटा कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 9, तो एक्सेलरेशन आ गया 16/9, एक्सेलरेशन आ गया जो कि रिटार्डेशन है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू 16/9, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई जी, और जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, जी अप्रोक्सीमेट ऑप्शन ही तो मानना है, 10 ले लीजिए, हो गया 8 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 8/45। सॉल्व करेंगे तो देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 45, 8 डिवाइडेड बाई 45, तो म्यू की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ म्यू कम्स आउट टू बी 0.177, तो वैल्यू आ रही है 0.177, यहां पर ऑप्शन में जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है वो मार देंगे, 0.1777 का मतलब हो गया कि आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, द करेक्ट आंसर वुड बी इक्वल टू 0.18, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा था ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी का मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज दिस एंड द एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एज पर द रैंकाइन फॉर्मूला, तो एज पर द रैंकाइन फॉर्मूला, अगर आपको याद हो बेटा रैंकाइन फॉर्मूला, एज पर रैंकाइन फॉर्मूला, as per Rankine formula, the gross bearing capacity or ultimate bearing capacity is equal to gamma into df 1 plus sine of phi divided by 1 minus sine of phi का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है 972, गामा की वैल्यू दे रखी है 18, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना है डीएफ, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 30, तो यहां रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 972 इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मल्टीप्लाइड बाई 9, तो यहां से डीएफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 972 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 18, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आ जाएगी 6 मीटर, सो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आ जाएगी 6 मीटर, 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 वुड बी, आज समझ आ रही है क्या। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए, कह रहा था स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर ए पार्टिकुलर रोड was found to be v is equal to 42.76 minus 0.22 k, where v is in kilometer per hour and k is in vehicle per hour, what is the maximum capacity of the road, तो आपको बेटा जो रिलेशनशिप दे रखा है वो रिलेशनशिप क्या दे रखा है, वेलोसिटी और डेंसिटी के बीच का जो रिलेशनशिप दे रखा है, v is equal to 42.76 minus 0.22 times of k, 0.22 times of k, as we know कि जो कैपेसिटी होती है Q, कैपेसिटी Q इज इक्वल टू K इंटू वी, कैपेसिटी Q इज इक्वल टू K इंटू वी होता है, तो अगर यहां से मैं कैपेसिटी का लिखूं तो K से मल्टीप्लाई कर दीजिए V की, तो ये हो जाएगा 42.76 माइनस 0.22 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, ये आपको कैपेसिटी मिल गई, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी, for maximum capacity, for maximum capacity dq upon dk is equal to 0, for maximum capacity dq upon dk is equal to 0, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, जब इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या मिलेगा, डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं के रेस्पेक्ट में, तो मिलेगा आपको, अच्छा यहाँ के और आएगा, यहाँ के आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 42.76 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये हो जाएगा 0.44 टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए आपकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू 42.76 डिवाइडेड बाई 0.44। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी आ रही है, ये हो गया 42.76 डिवाइडेड बाई 0.44। तो आपकी जो ये वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 97.181, ये आपको वैल्यू मिल गई के की। अब आप इसको पुट कर दीजिए, सो क्यू मैक्सिमम कितना आ जाएगा, क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 42.76, के की वैल्यू है आपकी 97.181 माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 97.181 का स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व, मल्टीप्लाइड बाई 0.22 और माइनस 42.76 मल्टीप्लाइड बाई 97.181। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 207.207.71 व्हीकल्स पर आवर। वैल्यू आ गई 2077.71 व्हीकल्स पर आवर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल कम्स आउट टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए। कह रहा था इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एट विच मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल इज एट ए गिवन टाइम इज टर्म एज। देखो दो लाइंस होती हैं, एक लाइन होती है बेटा आइसोगोनिक लाइन, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइंस and the another is called as agonic lines. The another is called as agonic lines. There are two types of lines. One is called as isogonic lines and another is called as agonic lines. अगर हम बात करें agonic lines की, तो agonic lines, isogonic lines वो lines होती हैं जिन उन lines वो lines होती हैं जो equal declination या same declination के points को join करके बनाई जाती हैं. These are the imaginary lines और the curve joining the points of सेम डिक्लिनेशन, जहां पर डिक्लिनेशन सेम है। डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। और एगोनिक लाइंस क्या होती हैं, एगोनिक लाइंस उन सारे एरियाज, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती हैं जिन पॉइंट्स पर डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या है, जिन पॉइंट्स पर डिक्लिनेशन की वैल्यू 0 है। याद रखिएगा आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं और आपकी बेटा आपकी एगोनिक लाइंस क्या होती हैं। क्लियर हो रही है बात, वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है होमोजीनियस अर्थन डैम 30 मीटर हाई इंक्लूडिंग ए फ्री बोर्ड ऑफ 1.5 मीटर has a capacity of permeability has the coefficient of permeability of this. For the quantity of seepage measured across a unit width is this. What is the ratio of number of potential drop to the number of flow channels? ND upon NF का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है पर यूनिट इनसाइड विड्थ डिस्चार्ज जो होता है, पर यूनिट इनसाइड विड्थ जो डिस्चार्ज होता है बेटा होमोजीनियस डैम से, वो होता है Q is equal to KH मल्टीप्लाइड बाई NF अपॉन ND। N क्या होता है, NF अपॉन ND क्या, NF फ्लो चैनल से, ND इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, K परमिएबिलिटी है, Q डिस्चार्ज, H क्या है हेड कॉजिंग फ्लो। तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको 2.185 मीटर क्यूब पर डे। परमिएबिलिटी आपको दे रखी है 0.3067 मीटर पर डे। H है हेड कॉजिंग फ्लो। टोटल डैम की हाइट है 30, फ्री बोट है आपका 1.5, तो आपका हेड कॉजिंग फ्लो हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाई NF अपॉन ND, मल्टीप्लाइड बाई NF अपॉन ND। तो यहां से ND अपॉन NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ND अपॉन NF की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद 0.3067 मल्टीप्लाइड बाई 28.5 डिवाइडेड बाई 2.185 सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा ND अपॉन NF की जो वैल्यू मिलेगी, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, द वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 4। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4 मिल जाएगी। 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इन ए कॉम्पेक्शन ऑफ ए सैंड इट इज फाउंड दैट द डिटरमाइंड वॉइड रेशियो इज दिस readings are misplaced, but the person who did the experiment remembered that the void ratio was in the ratio of 1:2:3। तीन रीडिंग ली, मैक्सिमम वॉइड रेशियो, मिनिमम वॉइड रेशियो और नेचुरल स्टेट का वॉइड रेशियो। कह रहा है बाद में ये भूल गया कि रीडिंग है क्या, लेकिन उसने ये पता था कि इन तीनों में रिलेशन क्या था? 1:2:3। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैंने मान लिया मैक्सिमम वॉइड रेशियो, मैंने मान लिया मैक्सिमम वॉइड रेशियो ई मैक्सिमम कितना है? 3x है। तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो के अकॉर्डिंग x, और नेचुरल स्टेट का वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा? 2x। तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो बेटा ई मैक्सिमम है 3x माइनस ई की वैल्यू है आपकी 2x डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम है 3x माइनस ई मिनिमम x, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हो गया x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 50%। x कट जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 50% और 0.5। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? If the proportion of the soil passing 75 micron sieve is 55%, the liquid limit and the plastic limit of the soil are 45% and 25% respectively, then group index of the soil। तो अगर हम ग्रुप इंडेक्स का फॉर्म पहले लिख लें, क्या है? 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स की परसेंटेज कितनी है? F की वैल्यू है 55%। आपको लिक्विड लिमिट दे रखी है 45% और आपको प्लास्टिक लिमिट दे रखी है कितनी? 25%। तो बेटा ग्रुप इंडेक्स क्या होता है? ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 0.005 टाइम्स ऑफ AC प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ BD। ए क्या होता है? ए इज इक्वल टू F माइनस 35%, बी होता है आपका F माइनस 15%, सी होता है आपका बेटा लिक्विड लिमिट माइनस 40% और डी होता है आपका IP माइनस 10%। ठीक है, तो F की वैल्यू 55 रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20%। ठीक है, इसी तरीके से आप F की वैल्यू 55 रखेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 40, B की वैल्यू आ जाएगी 40, C की वैल्यू निकालेंगे तो लिक्विड लिमिट आ जाएगी आपकी 5% और IP यहां से निकालेंगे तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? तो यहां पुट करेंगे, A में रखेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहां पर B इंटू डी करेंगे तो ये हो गया 400, तो 4 वैल्यू यहां से मिल जाएगी। फिर A इंटू सी करेंगे, ये हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, तो 4 4 8 0.5 तो कितना हो जाएगा? 8.5। तो बेटा आंसर जो आ जाएगा, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 वुड बी 8.5। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका 8.5, दैट इज इक्वल टू सी। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप आप इन क्वेश्चंस को क्या करते होंगे, you are also enjoying these questions। okay, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल में पूछा गया, which one of the following test cannot be done without the undisturbed sample? shear strength of the sand, shear strength of the clay, determination of compaction parameters at bug limits। तो बेटा shear strength जो डिपेंड करती है क्ले की, वो बेटा वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टर्बेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सॉइल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो शेयर स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। तो बिना अनडिस्टर्ब सैंपल के आप क्ले की शेयर स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते। बाकी सारे पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करके, लेकिन क्ले की शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। तो बेटा आपका जो आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेई सॉइल। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आती होंगी।